जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आपको ज्वाइन आर्मी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए कि ज्वाइन आर्मी चैनल काफ़ी डेडिकेटेड वे में भारतीय सेना में सारे ट्रेडों की बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी करा रही है, जिसमें आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट को लेकर काफ़ी ही अग्रसर है ज्वाइन आर्मी चैनल और काफ़ी डेडिकेटली काम कर रही है। आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के सारे जितने भी प्रैक्टिस सेट है, PIQ है और जितने भी नोटिफिकेशन है, या चाहे भर्ती कैसे आ रही है, मेडिकल हो, रिक्रूटिंग हो, सैलरी हो, सारे चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरह से आपको प्रोवाइड करा रही है। तो फिर से आज की जो सेशन है, ये आपने थंबनेल में देख चुके होंगे कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट है, जो कि काफ़ी प्रैक्टिस सेट अपलोडेड है, लेकिन जो भी प्रैक्टिस सेट मैं अपलोड करता हूँ वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बेस पे होते हैं और उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सबको कवर करता हूँ। तो चले बने रहे हमारे चैनल पर लास्ट तक और अपनी जो तैयारी है उसको फिर से बूस्टअप करें। तो चलेंगे आज के जो क्वेश्चन है बायोलॉजी सेक्शन से चलेंगे। और मैंने पहले भी ये बताया था कि जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट सीरीज होंगे वो होंगे जीके का, यानी जनरल नॉलेज का। लेकिन मैं प्रैक्टिस सेट में ऐसा कुछ सीक्वेंस नहीं रखता हूँ, जैसे जो सीक्वेंस आ जाए वो क्वेश्चन सेट के अकॉर्डिंग कर लेता हूँ। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन है बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी के क्वेश्चन से देखेंगे, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी बार GD में पूछे गए हैं और ये नर्सिंग में तो पूछे ही जाते हैं, क्योंकि ये आनुवंशिक जो जीन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि आनुवंशिकता के जनक कहे जाते हैं वो कौन है। इनमें से कौन है जो आनुवंशिकता का जनक कहा जाते हैं, यानी कि हु इज़ द नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो जो मेंडल है आपने देखा ऑप्शन नंबर C, मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, ये हो जाएंगे आंसर। तो आप सबको पता होगा कि इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आर्मी में, वो मैं एक एक क्वेश्चन करके सारे क्वेश्चन को रिपीट करूंगा और सारे क्वेश्चन को आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी क्वेश्चन आने की संभावना होती है इसी बेस पे। ठीक है, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आने की संभावना होती है कि आनुवंशिकी की नियमों का प्रतिपादन किसने किया। तो उन्होंने किया, मेंडल ने ही किया। जो आनुवंशिकी के नियमों का प्रतिपादन जिसने किया वो है मेंडल। ठीक है, ये हो जाएंगे आंसर। सेकंड क्वेश्चन ये आएंगे कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे। तो अपना जो प्रयोग किए थे, फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट किया था वो पी प्लांट पे किया था। ठीक है, पी प्लांट का मतलब क्या होता है, मटर का पौधा। ठीक है, मटर का पौधा, ये हो जाएंगे आंसर। तो वैसे ही सारे क्वेश्चन को मैं इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको कवर करते चलूँगा। तो आई होप हमारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ रहे हैं और लास्ट तक बना रहे, ताकि और भी आपकी जो लेवल है उसको बूस्ट करूँगा लास्ट तक, यानी कि 50 क्वेश्चन तक। ये क्वेश्चन जो होंगे, ये सीरीज जो होंगे, ये 50 क्वेश्चन का सीरीज है। तो लास्ट तक बना रहे और अपने जो लेवल है उसको बूस्ट करें। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन ये है कि भोजन का एक प्रमुख अंग है, यानी कि अ मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड इज व्हाट। कौन सा भोजन का एक प्रमुख अंग है, तो वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। जो हमारे डेली लाइफ के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो ये होते हैं हमारे भोजन का एक प्रमुख अंग, यानी कि अ मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आने की संभावना है और क्या क्वेश्चन आए भी है, ये हम लोग देखेंगे। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आने की संभावना होगी कि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है, ये एनर्जी को सप्लाई करता है। ठीक है, एनर्जी को सप्लाई करता है। ये हो जाएंगे आंसर इसका। तो सेकंड क्वेश्चन इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आने की संभावना है, ये देखेंगे कि निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं नर्सिंग का क्वेश्चन, नर्सिंग के एग्ज़ाम में
क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है। तो ऑप्शन क्या था, प्रोटीन, विटामिन, ग्लूकोज, फैट। तो इनमें से कौन सा होगा जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, तो ये हो जाएगा ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग एक बाय एक करके जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आर्मी के जो पूछे गए हैं या फिर पूछने की संभावना होती है, उस क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरह से डिस्क्राइब करेंगे और उस क्वेश्चन को ज़रूर एक बार टचअप करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, मूलांकुर, यानी कि उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेडिकल। तो मूलांकुर के आंतरिक पौधों के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है। जो मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अपस्थानिक मूल, यानी कि एडवेंटेटियस रूट। ओके, ये हो जाएंगे आंसर। तो अगर इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखें तो क्या आने की संभावना है, इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है कि गाजर किस प्रकार की जड़ है। जो गाजर है यानी कि कैरोट जो है वो किस प्रकार की जड़ है, तो वो है टॉप रूट। ठीक है, क्या है, टैप रूट, टैप। ओके, टैप रूट, ये हो जाएंगे आंसर। क्वेश्चन ये भी आने की संभावना है कि मक्का में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है। तो मक्का में फाइब्रस रूट, जो फाइब्रस रूट होते हैं, फाइब्रस रूट जो होते हैं वो मक्का की जड़ में पाई जाती है। ये हो जाएंगे आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यानी कि चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, मलेरिया परजीवी यानी कि मलेरिया पैरासाइट्स तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। जो मलेरिया पैरासाइट्स एंड अमीबा है वो किस श्रेणी में यानी कि किस कैटेगरी में उनको रखा जाता है, तो ये बताना है। तो इसके आंसर क्या होंगे, इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। ये क्या है, एक प्रोटोजोआ है। ओके, तो मलेरिया और जो मलेरिया परजीवी एंड अमीबा जो है वो प्रोटोजोआ कैटेगरी में आएंगे। ओके, ये हो जाएंगे आंसर। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आने की संभावना है, तो क्वेश्चन ये होंगे कि प्लाज्मोडियम किस रोग का कारण है। ठीक है, प्लाज्मोडियम किस रोग का कारण है, तो ये होता है मलेरिया। ये हो जाएंगे आंसर। तो प्लाज्मोडियम किस रोग का कारण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मलेरिया। लेकिन ये हम लोग समझेंगे कि प्लाज्मोडियम है क्या। ये जो प्लाज्मोडियम है, ये जो प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम है क्या। प्लाज्मोडियम होता है क्या, एक मलेरिया का टाइप्स होते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करके बताता हूँ आपको। प्लाज्मोडियम क्या होता है, प्लाज्मोडियम एक टाइप्स ऑफ मलेरिया होता है, मलेरिया पैरासाइट्स होता है टाइप्स ऑफ। तो इसका एक मलेरिया के कैसे जैसे कि टाइप होते हैं कि प्लाज्मोडियम वाइवाक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम ओवल। ठीक है, तो ये सारे टाइप्स होते हैं किसका, मलेरिया का। तो इसमें किस टाइप्स का मलेरिया, जब किसी मलेरिया इन्फेक्ट होते हैं, किसी को बाइट करता है मलेरिया, तो ये किस टाइप्स का मलेरिया है, इसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं उसके साइन एंड सिम्टम्स और उसके जो होते हैं। तो प्लाज्मोडियम क्वेश्चन क्या आ सकता है कि प्लाज्मोडियम किस रोग का कारण है, तो ये हो जाएंगे मलेरिया। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम किस रोग का कारण है, तो ये हो जाएंगे मलेरिया। और सेकंड क्वेश्चन ये देखेंगे कि अमीबा किस प्रकार का जीव है, तो वो है यूनिसेलुलर। ठीक है, अमीबा किस प्रकार का जीव है, तो वह है यूनिसेलुलर। ओके, ये हो जाएंगे आंसर यूनिसेलुलर। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, सेल नाम सर्वप्रथम किसने दिया था, यानी कि हु फर्स्ट क्वाइंड द टर्म्स सेल।
तो ये बताना है। तो ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, जो थोड़ी बहुत बायोलॉजी जिनको पता होगा, यानी कि बायोलॉजी कभी पढ़ा होगा उनको अच्छी तरह से पता होगा, क्योंकि सेल जो है ना, सेल ही एक यूनिट बोल सकते हैं कि सेल ही यूनिट है किसका, बायो का, क्योंकि विदाउट सेल वी कांट अंडरस्टैंड प्रॉपरली बायोलॉजी। ओके, सो सेल काफ़ी बेसिक चीज़ है बायोलॉजी की। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन और क्या आने की संभावना होती है, और क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। लेकिन ये जो कोशिका की खोज कब हुई थी, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे भी गए हैं, और कोशिका सिद्धांत किसने दिया, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए। लेकिन कोशिका की खोज कब हुई, ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं जीडी के एग्ज़ाम में, और जो कोशिका सिद्धांत किसने दिया, ये नर्सिंग और वेटनरी में काफ़ी बार पूछे गए हैं, और कभी कभी क्लर्क में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो कोशिका की खोज कब हुई थी ये बताना है। जो सेल है, सेल की खोज कब हुआ था, जो कि रॉबर्ट हुक ने किया था। सॉरी, मैंने बताना भूल गया था, सेल की खोज किसने किया था, वो किया था रॉबर्ट हुक ने। ओके, ये हो जाएंगे आंसर। तो सेल की खोज कब हुई थी ये बताना है। तो सेल की खोज हुई थी 1665 में, ठीक है, 1665 में सेल की डिस्कवर्ड हुई थी। और सेकंड क्वेश्चन ये आएंगे कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने दिया था, ये है सचलेडन एंड सचवान, ठीक है, सचवान, ये हो गए जो कोशिका सिद्धांत दिया था। ओके, फिर चलते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में ईंधन का कार्य करने वाला पदार्थ कौन है, यानी कि कौन सा है जो मानव के शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करता है, यानी कि एक फ्यूल का रूप में कार्य करता है हमारे ह्यूमन बॉडी में, वो क्या है। तो उसका आंसर क्या होंगे, उसका आंसर होंगे कार्बोहाइड्रेट। मैंने पहले शायद फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था इसके रिलेटेड। तो कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा सब्सटेंस है, बोल सकते हैं, जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज भी देता है, जो कि हमारे बॉडी को आमतौर पे चाहिए। ग्लूकोज ही एक ऐसा चीज़ है, फैट मिले या ना मिले, ठीक है, फैट और लिपिड जो भी है, फैट मिले या ना मिले, लेकिन ग्लूकोज ज़रूरी है। और ग्लूकोज कहाँ से मिलती है हमारे बॉडी में, वो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन आप डायरेक्टली भी ग्लूकोज कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हमारे बॉडी में जब भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं तो उसके थ्रू हम लोग ग्लूकोज भी प्राप्त करते हैं। तो ये हो जाएंगे आंसर। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है, इसके एक काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी उम्मीद होती है आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछने की, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और जो फूड न्यूट्रिएंट्स है ना, ये काफ़ी ज़रूरी है नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। और आप जब नर्सिंग असिस्टेंट बनकर आप वार्ड में काम करेंगे तो न्यूट्रिएंट्स की क्लासेज होती हैं, जिसके कारण आप पेशेंट को न्यूट्रिएंट्स को एक गाइडलाइंस दे सकते हैं, या फिर उसको गाइड कर सकते हैं कि कौन सी बीमारी में कौन सी फूड लेना है, कैसे लेना है, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है पर डे। ये सारी चीज़ें आपको नर्सिंग असिस्टेंट में पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। तो हो जाएगा। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे कि शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, ठीक है। तो शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, वो भी होते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वो भी होते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट ही है जो शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। फिर सेकंड क्वेश्चन ये भी आते हैं कि एटीपी का पूर्ण रूप क्या है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं नर्सिंग में, और सारे सेक्शन में आए, लेकिन नर्सिंग में थोड़ी सी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीटेड ज़्यादा होते हैं। तो एटीपी के फुल फॉर्म मैंने काफ़ी बार बताया हूँ कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये हो जाएंगे एटीपी का फुल फॉर्म। तो ये आप याद रखना। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्गीकी, जिसको टैक्सोनोमी कहते हैं, ठीक है। तो वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि टैक्सोनोमी का जनक किसे कहा जाता है, या फिर आप ये पढ़ सकते हो कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनोमी। ओके, तो टैक्सोनोमी का जो फादर हैं वो किन्हें कहा जाता है, तो कहा जाता है
लिनियस को, ठीक है। लिनियस को टैक्सोनॉमी का फादर कहा जाता है, ओके। यानी कि इसको वर्गीकी भी बोलते हैं, टैक्सोनॉमी को। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछने की संभावना है? क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि द्विनाम पद्धति किसने दी? तो द्विनाम पद्धति लिनियस ने ही दिया था, ठीक है। यानी कि लिनियस ने दिया, जो द्विनाम पद्धति जिसको बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हु गेव बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये हो जाएंगे क्वेश्चन। तो द्विनाम पद्धति किसने दी? वो है लिनियस ने दिया था। अगला क्वेश्चन चलेंगे इसके रिलेटेड और कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो काफ़ी अजीज क्वेश्चन है ये। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस, ओके। होमो सेपियंस कौन है? ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वायु प्रदूषण का विश्वसनीय संकेतक है, यानी कि रिलायबल इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन और व्हाट। तो वायु प्रदूषण का विश्वसनीय संकेतक क्या है वो बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा लाइकेंस एंड मॉस। जो लाइकेंस एंड मॉस है वो वायु प्रदूषण का विश्वसनीय संकेतक है, ओके। ये हो जाएंगे आंसर। फिर इससे के रिलेटेड और क्वेश्चन देखेंगे जो कि पूछने की संभावना जताई जाती है। लाइकेंस किसका संयोजन है? यानी कि लाइकेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच। तो लाइकेंस जो है वो एक एल्गाई एंड फंगल होता है, ठीक है, जिसको हमें फंगी भी बोलते हैं। तो जो लाइकेन है वो एल्गाई प्लस फंगी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है क्या? लाइकेन, ठीक है, LICHEN। तो ये दोनों का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है लाइकेन, यानी कि एल्गाई एंड फंगी का। ये हो जाएंगे आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या आएंगे कि लाइकेन वायु प्रदूषण के प्रति कैसे होते हैं? तो जो लाइकेन्स होते हैं वो वायु प्रदूषण के प्रति यानी कि वो सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, सेंसिटिव होते हैं वायु प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण के प्रति। तो ये हो जाएंगे आंसर। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। मानव त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? वो होता है डर्मेटोलॉजी, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं? रसायनों का अध्ययन। एनाटॉमी किसे कहते हैं? ये होता है जो कंकालों का अध्ययन। फिजियोलॉजी किसे कहते हैं? ह्यूमन एक्टिविटी होते हैं, उसको जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। जो हमारे ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं, कैसे ये अपनी बॉडी में रोल प्ले करते हैं, तो ये सारी चीज़ें फिजियोलॉजी में पढ़ा जाता है। और एक जो ढांचा हमारी होती है यानी कि स्केल होते हैं हमारे, उसके रिगार्डिंग हम लोग स्टडी करते हैं एनाटॉमी में। तो क्वेश्चन क्या है कि मानव त्वचा का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो कहलाएगा डर्मेटोलॉजी, ठीक है। यह हो जाएंगे आंसर। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछने की संभावना है? इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन होंगे जो इसी के कोरिलेट करते हैं? क्वेश्चन ये होंगे कि हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है, ओके। कार्डियोलॉजी क्या कहलाता है? हृदय का अध्ययन। सेकंड क्वेश्चन यह है कि मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मस्तिष्क का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी, ओके। ये हो जाएंगे आंसर। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है और कोई वैसा लेवल ज़्यादा है नहीं क्वेश्चन का, तो आप इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जो बायोलॉजी शब्द है वो सर्वप्रथम किसने किया वो आंसर बताना है। तो आंसर क्या होगा? लैमार्क तथा ट्रेविरेनस। जो ट्रेविरेनस एंड लैमार्क हैं, इन्होंने बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ओके। तो ये हो जाएंगे आंसर।
तो इसी के रिलेटेड और क्वेश्चन है कि बॉटनी किसका अध्ययन है। जो बॉटनी है, बॉटनी है, इसमें किसका अध्ययन करते हैं? तो इसमें करते हैं प्लांट्स का। ओके। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि जूलॉजी किसका अध्ययन है? जूलॉजी किसका अध्ययन करते हैं? हाँ, जूलॉजी किसका अध्ययन करते हैं? तो ये होता है एनिमल्स का। ओके, ये हो जाएंगे आंसर। तो काफ़ी कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, सारे ऑलमोस्ट मॉडरेट ही है। तो आप इजी थोड़ी सी एफर्ट लगाएंगे, थोड़ी बहुत तैयारी करेंगे, 1-2 महीना मेरे से साथ जुड़कर तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी नॉलेज जो है इजीली बूस्ट हो जाएंगे, ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाएंगे। फिर आप 1-2 महीने बाद जब भी आप सेट प्रैक्टिस करोगे अलग से, तो आपको एक मतलब इंटरनली कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, हमारी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा गेन हुई है। ठीक है, तो ये होंगे। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन में। मैं इसीलिए बताता हूँ कि जितने भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उसको मैं इसीलिए साथ में लेकर चलता हूँ, ताकि कभी ऐसा ना हो कि ये क्वेश्चन ना पूछ कर इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दे। तो इसलिए मैं सारे क्वेश्चन को साथ में लेकर चलता हूँ। फिर सेकंड क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? जो नवजात होते हैं शिशु, यानी कि उसको क्या बोलते हैं? न्यू बॉर्न बेबी। ओके, न्यू बॉर्न बेबी। चाइल्ड अलग होते हैं, चाइल्ड अलग होते हैं। ओके, तो ये कंसिडर ना करें। तो क्वेश्चन क्या है कि न्यू बॉर्न बेबी में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 300। 300 बोन्स जो होते हैं वो नवजात यानी कि न्यू बॉर्न बेबी में पाए जाते हैं। ये हो जाएंगे आंसर। और जो हमारे एडल्ट होते हैं, एडल्ट यानी कि वयस्क मनुष्य में कितने होते हैं? इसमें होते हैं 206। तो ये क्या होते हैं? ये 300 बोन क्या होते क्या है? ऐसा तो है नहीं किस निकल जाते हैं। होते क्या है कि आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ओके, आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं? जैसे ये होते हैं तो एक कार्टिलेज बेस के थ्रू एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जैसे एक बोन ऐसा है, एक बोन ऐसा है, तो यहाँ पे क्या है, एक माइनर होता है, इसको क्या होता है, कार्टिलेज के बेस से जुड़ जाते हैं। तो ये फिर ओनली वन कंसिडर किया जाता है हमारे बॉडी में जब एडल्ट हो जाते हैं। तो यही होता है। फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन आने की क्या संभावना है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये हो सकते हैं कि वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मैंने बताया कि 206 होते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन ये हो जाएंगे कि नवजात शिशुओं में हड्डियाँ अधिक क्यों होती है? काफ़ी अच्छी नॉलेजेबल और जनरल क्वेश्चन है कि जो नवजात यानी कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनमें हड्डियों की जो संख्या होती है वो ज़्यादा क्यों होती है? तो इसका आंसर क्या होगा कि छोटी हड्डियाँ बाद में जुड़ जाती हैं। बस यही सिंपल सी आंसर होगा। जो छोटी हड्डियाँ होती है वो बाद में क्या होता है? जुड़ जाती हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? परासरण की परिभाषा है, यानी कि परासरण की परिभाषा यानी कि ओस्मोसिस। परासरण का मतलब क्या होता है? ओस्मोसिस। तो ओस्मोसिस का डेफिनेशन क्या होंगे ये बताना है। तो ओस्मोसिस का डेफिनेशन होंगे कि अर्ध पारगम्य कला में होकर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रवाह करता है। यानी कि ओस्मोसिस क्या होता है? यानी कि सपोज दैट आंसर पहले देखते हैं कि अर्ध पारगम्य, ठीक है, कला में होकर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक जल का प्रवाह होना। यानी कि कम जो है, कम सांद्रता से लेकर अधिक सांद्रता की ओर क्या होता है? विलायक होते हैं, यानी कि जल का प्रवाह होता है। तो यही कहलाता है परासरण यानी कि ओस्मोसिस। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन देख सकते हैं? क्वेश्चन ये हो सकते हैं कि परासरण में किसका संचलन होता है? तो परासरण में सॉल्वेंट का संचलन होता है। ठीक है, सॉल्वेंट का संचलन होता है। ये हो जाएंगे आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या है
सेकंड क्वेश्चन इसके रिलेटेड क्या आएंगे कि पौधे में जल का प्रवेश मुख्यतः किस प्रक्रिया से होता है, तो होता है ओस्मोसिस प्रक्रिया से। ठीक है, वो कैसे होता है, वो होता है ओस्मोसिस प्रक्रिया से। क्या होता है, जल का यानी पौधों में जल का प्रवेश होता है। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पारिस्थितिकी, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बताते हैं इकोलॉजी। इसलिए मैंने इंग्लिश और हिंदी का वर्जन इसलिए लाता हूँ क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको जो साउथ साइड से हैं उनको हिंदी में थोड़ी क्या ऑलमोस्ट 90% दिक्कत होती है, किसी को 95, किसी को 100 ही होता है, किसी को समझ ही नहीं आता कि लिखा क्या है। ठीक है, तो इसलिए मैं लेकर आया हूँ ताकि जो साउथ साइड का जो है कैंडिडेट वो इजीली पढ़ सकते हैं और अपना क्वेश्चन जो अपना आंसर है वो इसके थ्रू भी देख सकते हैं, जैसे ब्राउन, एरिस्टोटल, खुराना, राइटर। ठीक है, तो ये सारे भी देख सकते हैं, इसलिए मैं दोनों वर्जन में लेकर आया। और इसके लिए काफ़ी भी मतलब सारे कैंडिडेट के लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि जब आप भर्ती हो जाते हो नर्सिंग असिस्टेंट में तो आप सिर्फ इंग्लिश पे ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। ओके, तो इंग्लिश को आप अगर हिंदी साइड से हो, यानी कि जो बिहार, यूपी, झारखंड, एमपी ये सारे हैं, उत्तराखंड, ये सब, तो प्लीज़ इंग्लिश पे थोड़ी सी फोकस कर ले, क्योंकि आप सिलेक्शन के बाद भी आपको ये सारी चीज़ें इंग्लिश आपको पढ़ने होंगे और ऑलमोस्ट सारे इंग्लिश में ही होते, फिर हिंदी तो भूल जाओगे आप क्लास में। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसे जाता है, यानी हु इज़ द फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी। ओके, तो ये बताना क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या होगा, जो रीटर है वो पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाला व्यक्ति है। ओके, तो वो है रीटर, ये हो जाएंगे आंसर। तो इससे के रिलेटेड और क्या क्वेश्चन कंसिडर किया जा सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन ये हो सकते हैं कि पारिस्थितिकी का संबंध किससे है, जो पारिस्थितिकी है यानी कि इकोलॉजी किससे के साथ डील करता है, तो आंसर क्या होंगे, आंसर होंगे इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये हो जाएंगे आंसर, इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म। तो जो पारिस्थितिकी का संबंध किससे है वो है इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म। सेकंड क्वेश्चन ये आएंगे कि जो फूड चैन होते हैं, यानी कि जिसे हम लोग खाद्य श्रृंखला भी बोलते हैं, तो खाद्य श्रृंखला किससे संबंधित है, तो ये हो जाएंगे इकोलॉजी से। ठीक है, जो खाद्य श्रृंखला है वो किससे संबंधित है, वो है इकोलॉजी से, ये हो जाएंगे आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियाँ होती है, कितनी होती है। ठीक है, तो ये कितने होंगे, अभी जस्ट बताया, ये होंगे 206। और जो न्यूबॉर्न बेबी में कितना होता है, न्यूबॉर्न बेबी में 300 होते हैं, जो कि बाद में एक आपस में जुड़ जाते हैं बाई कार्टिलेज। ठीक है, तो इसी के रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आएंगे, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर से देखते हैं। हाँ, इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछे गए हैं काफ़ी बार। 2 क्वेश्चन कंसिडर करेंगे हम लोग कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सा है, वो होते हैं फीमर। ठीक है, मानव शरीर की सबसे लंबी जो हड्डी है वो फीमर है, जो कि थाई का है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो है ईयर का हड्डी है, जिसका नाम क्या है, स्टेपिज। ठीक है, स्टेपिज ये हड्डी है जो सबसे छोटी है, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट है हमारे जो कान में पाया जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। सेकंड क्वेश्चन ये भी पूछे गए हैं कि हमारे हृदय में जो हृदय हो, यानी कि जो थोरेक्सिक कैविटी है, उसमें कितने पेयर बोन है, यानी कि कितने पेयर में थोरेसिक कैविटी पाया जाता है, तो होंगे 12 पेयर। ठीक है, तो इसमें भी ट्रू, फॉल्स, फ्लोटिंग, तो ये सारे
सेक्शन में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ये आप कंसिडर ना करें। लेकिन हाँ, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ट्रू, फॉल्स एंड फ्लोटिंग बॉन्ड, से सब सारे वो आपको पढ़ाया जाएगा नर्सिंग असिस्टेंट में जब आप भर्ती हो जाओगे, जब क्लास के लिए जाओगे लखनऊ, तब यानी कि आपको बेसिक ट्रेनिंग के बाद ये सारी चीज़ें पढ़ाए जाएंगे आपको। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है, ठीक है। तो वर्गीकी अभी हम लोगों ने देखा है, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टैक्सोनॉमी। तो वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है, तो हो जाएंगे थियोफ्रेस्टस, ठीक है। थियोफ्रेस्टस जो हैं वो वर्गीकी का यानी कि टैक्सोनॉमी का फादर कहलाते हैं। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि थियोफ्रेस्टस किसके शिष्य थे। तो थियोफ्रेस्टस जो थे, ये जो थियोफ्रेस्टस जो थे वो किसके शिष्य थे, तो ये हैं एरिस्टोटल का, ठीक है, एरिस्टोटल का शिष्य थे। तो हो जाएंगे आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन और क्या आने की संभावना है, सेकंड क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं कि थियोफ्रेस्टस को किसका जनक कहा जाता है, तो वो है बोटनी का, ठीक है, ठीक है। थियोफ्रेस्टस को बोटनी को भी जनक कहा जाता है, यानी कि ग्रैंडफादर कहा जाता है। तो हो जाएंगे आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ से क्या आ गया, केमिस्ट्री सेक्शन आ गया, ठीक है। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का क्वेश्चन। तो केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था, यानी कि हु मेड द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो वो व्यक्ति का नाम जानेंगे जो सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किया था। तो वो कौन से हैं, वो हैं डॉबराइन, ठीक है। जो डॉबराइनर हैं वो सबसे पहले एलिमेंट्स को क्या किए थे, क्लासिफिकेशन किए थे, यानी कि वर्गीकरण किए थे। तो इसी के रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बार दोहराई गई है। क्वेश्चन ये आएंगे कि डॉबराइनर जो हैं, ये जो डॉबराइनर हैं, तो डॉबराइनर का नियम किससे संबंधित है, जो डॉबराइनर का जो लॉ है वो किससे को रिलेट करता है, यानी किसके रिलेटेड है। तो ये आएंगे आंसर क्या आएंगे, ट्राइड्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, ये हो जाएंगे आंसर। सेकंड क्वेश्चन ये आने की संभावना है कि मेंडलीफ का संबंध किससे है। तो मेंडलीफ का संबंध पीरियोडिक टेबल से है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल जो केमिस्ट्री में पढ़ना है उसका संबंध किससे है, वो मेंडलीफ से है, ठीक है, ये हो जाएंगे आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की, यानी कि हु डिस्कवर द रेडियो एक्टिविटी। तो इसके आंसर क्या होंगे, इसके आंसर हो जाएंगे हेनरी बैकरेल जो है वो रेडियोधर्मिता का खोज किया था। तो इसी के रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछने की संभावना है, और काफ़ी बार पूछे भी गए हैं कि एक्सरे की खोज किसने की। एक्सरे की खोज किसने किया है, वो है रोंटेजन, ठीक है। जो रोंटेजन है वो एक्सरे की खोज किया था। सेकंड क्वेश्चन ये आएंगे कि अल्फ़ा किरणें की खोज किसने की। अल्फ़ा किरणें की खोज किसने किया, वो है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड की थोड़ी सी स्पेलिंग आप देख लेना, ये होंगे एक्चुअल RUTH को भी लिखेगा नहीं, तो ये हो जाएंगे रदरफोर्ड। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, यानी कि जो
हु प्रपोज द वाइटल फोर्स थ्योरी, यानी कि जीवन शक्ति सिद्धांत। ओके, तो इसका प्रतिपादन किसने किया? तो आंसर क्या होगा? बेर्जेलियस जो है वो जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ओके, ये हो जाएंगे आंसर। वाइटल फोर्स थ्योरी का प्रतिपादन बेर्जेलियस जो है, बेर्जेलियस वो इन्होंने प्रतिपादन किया था, यानी कि प्रपोज्ड किया था। तो इसी के रिलेटेड और क्या क्वेश्चन संभावना है? क्वेश्चन ये आने की संभावना होती है कि वोलर ने किस यौगिक को संश्लेषण किया था? जो वोलर है वो किस यौगिक का संश्लेषण किया था? वो होंगे यूरिया। ठीक है, यूरिया जो है, तो इसका संशोधन क्या किए थे? वोलर ने किया था। सेकंड क्वेश्चन ये आएंगे कि जीवन शक्ति सिद्धांत किससे संबंधित था? जो जीवन शक्ति सिद्धांत है ये किससे संबंधित था, ये बताना है आंसर। तो ये हो जाएंगे क्या? ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उससे संबंधित। ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, तो इसी से संबंधित है जीवन शक्ति का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? जो परमाणविक सिद्धांत है वो सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो इसके आंसर क्या होंगे? आंसर हो जाएगा डाल्टन। जो डाल्टन ने थे वो परमाणविक सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रपोज्ड किया था। तो इसी के रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएंगे कि परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है? तो परमाणु क्रमांक क्या दर्शाएगा? वो दर्शाएगा प्रोटॉन। काफ़ी बार मैंने क्वेश्चन को कवर किया हूँ और संभावना भी काफ़ी जताई जाती है कि जो ये जो दो क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से सुनना कि परमाणु क्रमांक क्या दर्शाते हैं। वो प्रोटॉन को दर्शाएंगे। और जो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो वह है जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन। ये हो जाएंगे ON। ठीक है, अगला इसी के रिलेटेड क्वेश्चन और क्या आएंगे कि परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है? ये हो जाएंगे प्रोटॉन दर्शाता है, प्रोटॉन की संख्या दर्शाएगा। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? वो है जे थॉमसन। और से फर्स्ट क्वेश्चन को हो ही है परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो वह डाल्टन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 20 नंबर कि चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सा है? जो चाकू से हम लोग इजीली काट सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सोडियम। ओके, जो सोडियम है वो इजीली चाकू से हम लोग कट कर सकते हैं। तो इसी के रिलेटेड जो क्वेश्चन क्या आएंगे कि सोडियम किस समूह की धातु है? तो होगा एल्कली। ठीक है, एल्कली मेटल। सोडियम किस यानी कि किस समूह का धातु है? तो होगा एल्कली मेटल्स का धातु है। सेकंड क्वेश्चन ये आएंगे कि सोडियम की अभिक्रिया जल के साथ कैसी होती है? तो वो होगा वायलेंट। ठीक है, वायलेंट होगा सोडियम के साथ जल का अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन पे जो कि 21 नंबर क्वेश्चन है। परमाणु अभाज्य है। ओके, यह किसने प्रस्तावित किया? एटम इज इंडिविजुअल, ये किसने प्रपोज्ड किया है? ये बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डाल्टन ने बताया था कि परमाणु अभाज्य है, यानी कि एटम इज इंडिविजुअल। ओके, तो हो जाएंगे आंसर। इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आने की संभावना है? क्वेश्चन ये आएंगे कि आधुनिक परमाणु मॉडल किसने दिया? जो आधुनिक परमाणु क्या मॉडल जो है वो किसने दिया? वो दिया था बोर ने। ठीक है,
बोर ने दिया था। सेकंड क्वेश्चन ये आने की संभावना होती है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की। तो परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया, वो है रदरफोर्ड। ओके, कौन है, रदरफोर्ड। ये हो जाएंगे आंसर, जो परमाणु के नाभिक की खोज किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम को पानी में डालने पर वह क्या करेगा। वह डूब जाएगा, तैरता रहेगा, तैरते हुए जलने लगेगा या फिर धुआं देगा, क्या करेगा। तो जब भी हम लोग सोडियम को पानी पर रखते हैं तो वह क्या करेगा, वह खुद से तैरते हुए जलने लगेगा। इसीलिए हम लोग सोडियम को कहाँ पर रखते हैं, किरोसिन तेल में। ठीक है, किरोसिन तेल में हम लोग रखते हैं सोडियम को हमेशा। आपने पढ़ा होगा 9-10 में, ये काफ़ी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन माने जाते थे 9-10 का। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या आएंगे इसके रिलेटेड, सोडियम पानी के साथ अवक्रिया करके क्या बनाता है। ओके, तो जब भी सोडियम और पानी अवक्रिया करेगा तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा NaOH+H2। ठीक है, यानी NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H2। तो H2 क्या है, और डाई हाइड्रोजन है। H क्या है, एक हाइड्रोजन है। तो ये हो जाएंगे आंसर। फिर क्वेश्चन क्या आएंगे इसके रिलेटेड, हाइड्रोजन गैसों की पहचान कैसे की जाती है। तो एक POP, ठीक है, POP एक पॉप साउंड टेस्ट होते हैं, एक पॉप टेस्ट साउंड होते हैं जिसके थ्रू हम लोग हाइड्रोजन गैस की पहचान करते हैं। ये हो जाएंगे आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु डिस्कवर्ड हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की खोज किसने किया। तो इसके आंसर क्या होंगे, इसका आंसर होगा कैवेंडिश। ठीक है, जो कैवेंडिश है वो हाइड्रोजन की खोज किया था। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आने की संभावना है वो देखेंगे। क्वेश्चन क्या आएंगे, क्वेश्चन आने की ये संभावना है कि हाइड्रोजन को किस नाम से जाना जाता है। ओके, हाइड्रोजन को किस नाम से जाना जाता है, तो वो हो जाएंगे इन्फ्लेमेबल एयर। ठीक है, इन्फ्लेमेबल एयर। ओके, ये है आंसर। फिर सेकंड क्वेश्चन इसके रिलेटेड ये आएंगे कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन किस स्थान पर है। तो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन ग्रुप 1 स्थान पर है। ओके, ये हो जाएंगे आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जो पदार्थ जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं। जो पदार्थ जलकर और ऊष्मा प्रदान करते हैं वो क्या कहलाएंगे। तो आंसर क्या होंगे, ईंधन। ठीक है, तो ईंधन जो कहलाएंगे क्या करेंगे, वो जलकर ऊष्मा प्रदान करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, क्या आने की संभावना है वो देखेंगे। क्वेश्चन ये आएंगे कि जो एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है। तो मैंने पहले भी बताया हूँ कि एलपीजी का पूर्ण रूप लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये आएगा कि कोयला किस प्रकार का ईंधन है। तो वो है क्या, सॉलिड फ्यूल है। क्या है, सॉलिड फ्यूल है। तो फ्यूल का मतलब क्या होता है, जो पदार्थ जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं। तो यानी कि कोयला भी एक फ्यूल है जो जलकर क्या करेगा, एक ऊष्मा को प्रदान करेगा। ये हो जाएगा आंसर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल वह पदार्थ है जो क्या करता है, अम्ल क्या करता है, अम्ल वह पदार्थ है जो हमेशा प्रोटॉन देता है। ठीक है, हमेशा क्या करेगा, डोनेट करेगा प्रोटॉन। ऐसे के रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने बताया था पिछले वीडियो में और काफ़ी बार बताया हूँ कि ऑक्सीकरण क्या कहलाता है। तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का गेन होता है। ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, लॉस होता है। तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या होता है, अवकरण में उसमें होता है इलेक्ट्रॉनों का गेन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन हम लोग इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लेता है, लेकिन अवकरण यानी कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो ये हो जाएंगे आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सूर्य का लगभग 70% भाग किससे बना होता है। तो किससे बनेंगे, सूर्य का जो 70% भाग है वो हाइड्रोजन का बना होता है। ओके, ये हो जाएगा आंसर। तो इसी के रिलेटेड क्वेश्चन के आने की संभावना है कि सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो ये हो जाएंगे न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन के थ्रू सूर्य से ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो न्यूक्लियर फिजन के थ्रू होती है। तो इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि सूर्य की बाहरी सतह को क्या कहलाते हैं। जो सूर्य का बाहरी, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, जो सूर्य का बाहरी सतह है उसको क्या कहलाएंगे, तो बोलते हैं फोटोस्फीयर। ठीक है, फोटोस्फीयर बोलते हैं सूर्य के बाहरी सतह को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था, वो कौन सा कार्बनिक यौगिक था जो प्रयोगशाला में जो पहली बार संश्लेषित किया गया था। तो इसका आंसर क्या होंगे, इसका आंसर हो जाएगा यूरिया। ओके, यूरिया जो है वो प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था। ये हो जाएंगे आंसर। तो इसी के रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो क्वेश्चन ये होंगे कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होगा। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, वो होता है NH2CONH2। ये हो जाएंगे यूरिया का फार्मूला। सेकंड क्वेश्चन ये आएंगे कि यूरिया का उपयोग मुख्यतः किस रूप में होता है। तो यूरिया का उपयोग जो होता है वो फर्टिलाइज़र में हमेशा होता है। ठीक है, यूरिया एंड फास्फोरस जो होते हैं और नाइट्रोजन, उसका उपयोग कहाँ होता है, फास्फोरस यानी कि फर्टिलाइज़र में होते हैं। और फॉस्फेट को भी हम लोग फर्टिलाइज़र में उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें, अभी जस्ट मैंने बताया ना कि ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन, एक होता है क्या, रिडक्शन होता है। ठीक है, जिसका हिंदी क्या होता है, अवकरण। ठीक है, तो जो क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। मैंने बताया फर्स्ट में कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। सेकंड क्या कहेंगे कि ऑक्सीजन का संयोग होता है। ठीक है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी होगा। थर्ड क्या होंगे कि विद्युत धनात्मक में वृद्धि होती है, इंक्रीज इन इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। ठीक है, यानी कि क्या होंगे, इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ देम। तो हो जाएंगे आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ देम, यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होगा, ऑक्सीजन का संयोग भी होगा और विद्युत धनात्मकता में वृद्धि भी होती है। और तो ये तीनों चीज़ें होती हैं जिसमें ऑक्सीकरण होगा। लेकिन अवकरण में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं है, इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें हो रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, गेन होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, यानी कि लेता है अपनी ओर। ऑक्सीजन का संयोग जो होता है, तो इस सारे की चीज़ें को अपोजिट होने लगते हैं अवकरण में। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो ये बताना है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है वो क्या है, आंसर हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो ये बताएंगे आंसर।
इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि पृथ्वी की पपड़ी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, वो होता है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन है जो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट्स है अर्थ का क्रस्ट में, यानी कि पृथ्वी का क्रस्ट में सबसे अधिक पाया जाने वाला। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या आएंगे इसके रिलेटेड कि ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक तत्व कौन सा है, तो वो कौन सी है, वो है हीलियम। तो हीलियम क्या है, एक नोबेल गैस है। नोबेल गैस को क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस। ठीक है, तो गुब्बारों में भरे जाने वाला क्या है, गुब्बारों में भी भरे जाने वाला यही गैस है। क्यों, क्योंकि ये लाइट वेट होते हैं जो गुब्बारे को एक ऊपर की ओर लेकर जाता है, यानी कि फ्लोट कराता है। तो ये हो जाएंगे आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सोडियम धातु को जो सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए। जो सोडियम धातु होते हैं उसका स्टोर्ड किस में किया जाता है, तो वो होता है मिट्टी का तेल। ठीक है, ये हो जाएंगे आंसर, यानी कि केरोसिन तेल, अभी जस्ट मैंने बताया था। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आने की संभावना है कि पोटेशियम को भी किस में संग्रहित किया जाता है, तो पोटेशियम को भी केरोसिन में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में। ठीक है, यानी कि मिट्टी का तेल में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आएंगे कि सोडियम वायु में खुला छोड़ने पर क्या होगा, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करने लगता है, यानी कि रिएक्शन अभिक्रिया करने लगता है ऑक्सीजन के साथ, और क्या होगा, जलने लगेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ क्या होगा, छड़ में क्या होगा, ये छड़ में होने लगेगा धन आवेशित। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होगा, वो होगा निगेटिव। मैंने पहले भी बताया था इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव होगा, प्रोटॉन पे क्या होगा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन न्यूट्रॉन पे क्या होता है, न्यूट्रॉन पे होगा न्यूट्रल चार्ज। ठीक है, न्यूट्रल चार्ज होगा, यानी कि उदासीन आवेश होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्य का मात्रक क्या है, कार्य का मात्रक है जूल। ओके, ये हो जाएंगे आंसर। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे कि कार्य के थ्रू। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएंगे कि शक्ति का मात्रक क्या है, तो शक्ति का मात्रक होता है वाट। ठीक है, ये हो जाएंगे आंसर। सेकंड क्वेश्चन ये होंगे कि बल का मात्रक क्या है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, ये हो जाएंगे आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें क्या कहलाते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं फोटोन। यानी कि फोटोन जो है वो प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं फोटोन। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आने की संभावना है, क्वेश्चन ये आएंगे कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। ओके, तो प्रकाश की चाल कितना होगा, हो जाएगा 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये भी होते हैं और कहीं कहीं 10⁵ भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे 6 है, कहीं 10⁵ भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो जाएंगे आंसर। फिर सेकंड क्वेश्चन ये आएंगे कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो आंसर क्या होगा, कभी क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो आंसर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ओके, किस प्रकार की तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये हो जाएंगे आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या होता है, तो उसके अणुओं में होगा ये कि जब भी हम लोग किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसका चाल बढ़ जाता है, उसके अणु भी। जैसे आप कभी देखोगे कि जब भी हम लोग वाटर बॉयल करते हैं तो उसका क्या होता है, बबल्स जैसा ऊपर आता है, तो क्या होता है, उसका जो
अणु होता है उसका क्या होगा, चाल बढ़ जाएगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी चीज़ का हो, जब भी हम लोग उसको गर्म करेंगे तो उसका चाल बढ़ जाएगा। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन के आने की संभावना है कि तापमान बढ़ने पर पदार्थ का आयतन क्या होगा, वो हो जाएगा इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन ये आएंगे कि ऊष्मा का ऐसे मात्रक क्या है, वो है जूल। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आंसर। तो ऐसे ही हम लोग सारे क्वेश्चन को रिलेटेड सारे क्वेश्चन को कवर करते चल रहे हैं ताकि आपको बूस्ट हो सके नॉलेज में और आप 2026 में भारतीय सेना में आप सेवा करने का आपको मौका मिलेगा अगर हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ध्वनित तरंगे की प्रकृति कैसी होती है। जो ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है वो होंगे अनुदैर्घ्य। ठीक है, यानी कि इसका क्वेश्चन जो क्वेश्चन है उसके आंसर से आप कोरिलेट कर सकते हो निमोनिक के थ्रू कि जब भी ध्वनि बोले तो ध है तो इसमें अनुदैर्घ्य है। ठीक है, अनुप्रस्थ कोई होता है, अनुप्रस्थ होता है, कोई अनुदैर्घ्य होता है, तो इसमें क्या होंगे, अनुदैर्घ्य। ठीक है, ध्वनि अनुदैर्घ्य, ये आप निमोनिक के थ्रू याद कर सकते हैं कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, वो होता है लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्घ्य। ये हो जाएंगे आंसर। इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएंगे कि ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है। तो ध्वनि हमेशा वैक्यूम यानी कि निर्वात में नहीं चलती है, लेकिन प्रकाश निर्वात में ही चलती है। ठीक है, प्रकाश क्या चलेंगे, निर्वात में ही चलेंगे यानी कि वैक्यूम में ही। ठीक है, ये हो जाएंगे आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नैतिकता का अध्ययन मुख्य रूप से संबंधित है। जो इथिक्स है उसका स्टडी किस रूप से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा मानवीय मूल्य और नैतिक सिद्धांत। जो मानवीय मूल्य और नैतिक सिद्धांत है इसी के अध्ययन के लिए नैतिकता जुड़ी हुआ है, यानी कि इसी के स्टडी के लिए नैतिकता को डील किया जाता है। ये हो जाएंगे आंसर। ठीक है, तो इसके रिलेटेड बस यही है क्वेश्चन, आप ये रखो, कंसिडर करो, क्योंकि ये क्वेश्चन एक दो बार मैंने देखा था इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को ऐड किया हूँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रबोधन दर्शन से जुड़ा था। तो इसका आंसर बताना है। इसका आंसर क्या होगा, वो होगा वोल्टेयर। जो वोल्टेयर हैं वो प्रबोधन से जुड़े हुए थे, प्रबोधन दर्शन से जुड़े हुए थे। तो प्रबोधन जो है, प्रबोधन दर्शन, उसका मतलब क्या होता है, यानी कि एनलाइटमेंट जो होता है फिलॉसफी, उससे ये जुड़े हुए थे वोल्टेयर। ठीक है, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएंगे कि प्रबोधन काल किस महाद्वीप में शुरू हुआ। तो होगा यूरोप में। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 2026 वर्ष कैसा है। ठीक है, जो ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है उसके अनुसार 2026 वर्ष कैसा है तो ये बताना है। तो 2026 वर्ष कैसा होगा ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग, ये हो जाएगा सामान्य वर्ष जो गुरुवार से शुरू होता है, यानी कि कॉमन ईयर स्टार्टिंग ऑन थर्सडे। ठीक है, ये हो जाएंगे आंसर। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आने की संभावना है कि लीप वर्ष कितने वर्षों में एक बार आता है। तो एवरी 4 ईयर में लीप ईयर्स क्या होता है, रिपीटेड होते हैं। क्वेश्चन ये भी आएंगे कि एक सामान्य वर्ष में कितने दिन होता है, तो वह 365 और लीप ईयर में कितना होता है 366 डे। ठीक है, ये हो जाएंगे आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुनहर जोड़ती है। जो सुनहर है वो किन दो बीचों को जोड़ती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सुपीरियर और ह्यूरॉन। ठीक है, सुपीरियर और क्या ह्यूरॉन जो है वो ये दो जगहों को जोड़ती है, कौन, सुनहर। ये हो जाएंगे आंसर। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछने की संभावना है कि सुनहर किस महाद्वीप में है। तो ये हो जाएंगे नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में क्या है, सुनहर लोकेटेड है।
फिर इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि सुपीरियर झील किस देश में स्थित है, तो वो कनाडा में स्थित है, कनाडा एंड यूएसए। ठीक है, सुपीरियर जो झील है वो कनाडा एंड यूएसए में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 1 जनवरी से शुरू होने वाली शराब से परहेज मुहिम क्या कहलाती है। जो 1 जनवरी से शुरू होने वाली जो शराब से परहेज मुहिम है वो क्या कहलाएंगे, तो उसका आंसर क्या होगा, ड्राई जनवरी। ठीक है, ड्राई जनवरी के नाम से हम लोग जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन आएगा कि स्टॉपोवर अभियान किससे संबंधित है। तो स्टॉपोवर जो अभियान है यानी कि कैंपिंग है वो स्मोकिंग से रिलेटेड है। ठीक है, ये हो जाएंगे आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 41 नंबर क्वेश्चन है कि हवाएं और वायु धाराएं किस प्रकार से भिन्न होती हैं। जो हवाएं और वायु जो धाराएं होती हैं किस प्रकार से भिन्न होती हैं, इसमें आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि हवाएं क्षैतिज गति है जबकि वायु धाराएं ऊर्ध्वाधर गति है। ठीक है, यानी कि विंड आर हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल का मतलब क्या हो जाएगा कि जो हवा है वो क्षैतिज गति से होंगे, यानी कि ऐसे होंगे, ऐसे चलेंगे। ठीक है, लेकिन जो ठीक है यानी कि हॉरिजेंटल मोमेंट, लेकिन एयर जो है एयर करेंट आर वर्टिकल मोमेंट। ठीक है, वर्टिकल चलेंगे ऐसे या फिर ऐसे भी चलते हैं। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे मतलब। ठीक है, हॉरिजेंटल का मतलब क्या है, खड़ी है, सॉरी हॉरिजेंटल का मतलब क्या है, ये, और वर्टिकल का मतलब है ये। ठीक है, ये हो जाएंगे। तो जो हवाएं चलती है वो इस गति में चलेगा, इस रूप में, और जो वायु चलेगा वो वायु धाराएं वो ऊर्ध्वाधर गति में। ठीक है, यानी कि वर्टिकल मोमेंट में चलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की संविधान, सॉरी इसको फिक्स करते हैं, भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ। जो भारत की संविधान सभा है वो उसकी गठन कब हुआ, तो वो हुआ था 1946 में। ठीक है, कब हुआ था, 1946 में। ये हो जाएंगे आंसर। सेकंड क्वेश्चन इसके रिलेटेड क्या आएंगे कि भारत की संविधान कब लागू हुआ, तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 1950 को क्या हुआ था, हमारे संविधान लागू हुआ। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन ये आएंगे कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है। जो भारतीय पुनर्जागरण के जनक हैं वो किन्हें कहा जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, वो भी राजा राम मोहन राय ने किया था। और आर्य समाज की स्थापना किसने किया, वो किया था दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना किया था, दयानंद सरस्वती। ओके, ये हो जाएंगे आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मान्य काल है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो थे, हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो उसका मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड कौन सी थी, ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगे 2500 BC टू 1750 BC। ठीक है, पहले का जो BC और AD का मतलब क्या है। ठीक है, AD का मतलब क्या होगा, ईस्वी। ठीक है, और BC होता है जो कि इसके पहले वाले काल थे। तो BC कैसे चलता है, ऐसे चलता है, यानी कि 1500 1400। ठीक है, 1400 के बाद क्या आएगा, 1400 हो गया ना, तो 1400 के बाद आएगा, मतलब ये इधर ढलते क्रम में आता है, यानी कि घटते क्रम में।
ठीक है। 1500 आएगा, 1400 आएगा, 1400 के बाद 1399 आएगा, फिर 1398 आएगा, तो ऐसे आते हैं। लेकिन एडी क्या होता है, एडी हमेशा 1914 होगा, 1915 होगा, तो ऐसे आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारे जो हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मान्य काल कौन है, वो 2500 BC से 1750 BC, यानी कि 250 वर्ष इसमें इंक्लूडेड है सभ्यता सिविलाइजेशन में, सॉरी हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। तो ये आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्षत्रिय नृत्य, ठीक है, क्षत्रिय नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है। जो क्षत्रिय नृत्य शैली है वो किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये असम में फेमस है। फेमस जो डांस है क्षत्रिय डांस वो असम से रिलेटेड है, तो ये हो जाएंगे आंसर। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आने की संभावना है कि कथक किस राज्य से संबंधित है, तो होगा उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन यह होगा कि भारतनाट्यम काफ़ी बार पूछा गया है और काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं, काफ़ी बार जीडी में भी पूछा गया क्वेश्चन कि भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है, तो वो होंगे तमिलनाडु से, ठीक है। ये हो जाएंगे आंसर। अगला देखेंगे 5 क्वेश्चन मैथ का, जो कि काफ़ी इजी है क्वेश्चन। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं तो फिर हमारे साथ जुड़कर आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैथ का स्पेशल बैच लाऊंगा मैं, स्पेशल सेट लाऊंगा मैथ में, जिसमें सारे क्वेश्चन को एक साथ रिलेटेड बताऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि 20 संख्याओं का, इसके लिए हाइलाइटर निकाल लेता हूँ ताकि हाईलाइट करके बता दूँ आपको। हाँ, क्वेश्चन क्या है, 20 संख्याओं का औसत 15 है। यदि 35 को हटाकर 25 रख दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। इसमें क्वेश्चन क्या है, 20 संख्याओं का औसत क्या है, 15, ठीक है। तो हम लोग बनाएंगे कि 20 संख्याओं का औसत, 20 संख्याओं का औसत क्या है, 15 है, ओके। 20 संख्याओं का औसत क्या है, 15 है। फिर यदि 35 को घटाकर 25 रख दिया जाए, यानी कि 35 की जगह 25 रख दिया जाए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसमें 10 मान के रखे हैं, ठीक है, रख दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो औसत क्या होगा, यानी कि नया औसत क्या होगा, ठीक है, तो हो जाएगा। तो 20 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, यानी कि औसत बराबर 20 संख्याओं का औसत कितना है, 15, तो औसत बराबर कितना हो जाएगा, 15, ओके। फिर कुल संख्या कितना हो जाएगा, कुल संख्या कितना है, 20, तो कुल संख्या हो जाएगा बराबर 20, ओके। थोड़ा नीचे चलते हैं, कुल संख्या बराबर हो गया 20। फिर कुल योग कितना हो जाएगा, तो कुल संख्या बराबर 20 हो गया, तो कुल योग कितना होगा, कुल योग बराबर हो जाएगा 20 × 15, ये हो जाएंगे ना, इक्वल टू 300। तो मतलब कुल योग में बदलाव कितना होगा, तो ये देखना है, ठीक है। तो 300 माइनस 35 की जगह पर कितना रखेंगे, 25, ठीक है। 35 की जगह 25 रख दिया, तो इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या आएंगे, इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन हो जाएगा 300 माइनस 10, ठीक है। यहाँ 35 में से 25 गया तो कितना आ जाएगा, 10, तो यहाँ रख दिया 10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 290, ये हो जाएंगे आंसर, ठीक है। ये फाइनल आंसर नहीं है, यानी कि 300 में से 10 घटाया हूँ अभी, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, इसका अगला सॉल्यूशन क्या है। फिर फाइनल पूछ रहा है कि नया औसत क्या होगा, तो नया औसत क्या आएगा, यानी कि 290 बटा कितना हो जाएगा, यानी कि 35 की जगह 25 ही रखा, तो उसमें कितना संख्या तो 20 ही रहेगा ना, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 14.5, ये हो जाएंगे आंसर, ठीक है। ये हो गया आंसर, तो 14.5 क्या होगा आंसर, तो देखते हैं यहाँ पे, ये हो जाएंगे आंसर, ठीक है, 14.5। अगला मैथ देखते हैं। मैथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 120 मीटर लंबी ट्रेन 35 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही है, तो वह एक खंभे को कितनी देर में पार करेगी, ठीक है। फास्ट इसको कवर करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि 120 मीटर लंबी ट्रेन, ठीक है, 120 मीटर लॉन्ग, ठीक है, ट्रेन,
तो हम लोग ट्रेन की जगह कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, किसी 120 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही है, तो वह एक खंभे को कितनी देर में पार करेगी। ओके, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक पुल को कितनी देर में कवर करेगी, तो उसमें ट्रेन और पुल का जो लेंथ है उसको जोड़कर हम लोग इसमें बता दें। तो इसका क्वेश्चन इसको बनाने की ये क्या है, तो पहले तो ये दिया है कितने देर में पार करेगी, तो ये आंसर दिया है सेकंड में। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है उसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जो किलोमीटर घंटा है ना उसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में करेंगे। तो इसको 54 को क्या करेंगे, 54 को हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है गाड़ी। जो ट्रेन है 15 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर से 15 मीटर प्रति सेकंड का स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है, तो हो जाएंगे। तो इसके रिलेटेड फिर इसी के थ्रू आगे बढ़ेंगे। तो उसका मीटर में जो इसका स्पीड क्या हो गया, 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ट्रेन का स्पीड, क्योंकि हम लोग 54 किलोमीटर प्रति घंटा को घटाकर हम लोग मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करिए। तो अब इसका चाल हम लोग समय निकालेंगे। तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा, ठीक है, दूरी बटा क्या होगा, दूरी बराबर दूरी बटा चाल। तो चाल कितना है वो देखेंगे। तो समय बराबर निकालेंगे, दूरी कितना है, दूरी हो गया 120 और चाल क्या हो गया 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इसका काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 सेकंड आंसर आ गया। ठीक है, ये हो जाएंगे आंसर 8, क्या हो जाएगा 8, यानी कि 120/15 बटा कितना हो जाएगा 8 सेकंड। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन, लेकिन हाँ इसको पहले आप देख लो कि आंसर कितना है। ठीक है, इसका आंसर होगा कितना, 8 सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 36 और 48 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। मैं बताता हूँ कि हम हर हिस्सा हमें यानी कि सारे सेक्शन में बताता हूँ, सारे वीडियो में बताता हूँ कि एक होमवर्क दूंगा मैं मैथ का, जो कि आज ये होमवर्क है। वो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो आप जस्ट 10 सेकंड का, मुश्किल से 10 सेकंड का सॉल्यूशन है। HCF LCM के लिए कोई वरीड नहीं होना है, ऐसे बन जाएगा देख कर क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि यदि 8 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं तो 4 व्यक्ति वही कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। मुश्किल से 10 सेकंड का ये मैथ है। ओके, तो इसका क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि 8 व्यक्ति कितना करेगा 15 दिन में कितना करेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 120। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, व्यक्ति दिन हो गया। ठीक है, एक रफ वे में बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकते हो। तो बोला कि 4 यानी कि तो 4 व्यक्ति वही कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो इसको क्या करेंगे 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 120। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 120/4, यानी कि कितना हो जाएगा 30 दिन। ठीक है, ये हो गया आंसर। अगला मैथ चलते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी इजीली आप सोल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ग की परिमाप 40 सेंटीमीटर है, तो एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए होगा कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होगा 4 × भुजा। ठीक है, तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 4 × भुजा। तो परिमाप कितना दिया है 40 दिया है। ठीक है, 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर 4 × भुजा। तो भुजा बराबर क्या होगा, भुजा बराबर हो जाएंगे 40/4 यानी कि 10। ये हो जाएंगे आंसर। ठीक है, तो ये हो गया 50 क्वेश्चन, काफ़ी इजीली सॉल्व किए और काफ़ी अच्छे टाइम में से कवर किए हैं, बिल्कुल 1.25 घंटा में कवर हो गए। तो ऐसे वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो जो भी भाई आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी करें तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़कर अपना फ्यूचर ब्राइट करें और अपनी लेवल को इन्हेंस करें, ताकि आपको 2026 में मैं
बार बार प्रॉमिस करता हूँ कि 2026 में आपको सिलेक्शन दिला कर रहूँगा अगर हमारे चैनल से आप जुड़कर तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो। ठीक है, 2026 आपको बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगा। आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में आपको सिलेक्शन दिला कर रहूँगा अगर हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप तैयारी कर रहे हैं तो। थैंक यू। जो भाई अब तक रुक कर अपने वीडियो ये सारे क्वेश्चन को देखा हो उनको बेस्ट विशेज है, आपको सिलेक्शन ज़रूर होगी। हमारे चैनल से जुड़कर ऐसे ही तैयारी करते रहे। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।